जी अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक कवर किया था परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस काउंटिंग टेक्निक्स का जो टॉपिक था, उसी को यूज़ करते हुए हम बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले बेसिक प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि काउंटिंग टेक्निक्स की मदद से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपके पास? सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ एन इवेंट। चांस ऑफ एन इवेंट होता है। प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है आपके पास, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज जो होता है वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। जिस तरीके से सम ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस जो होता है वो इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, इसी तरीके से सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज जो होता है वो भी आपके पास 1 के बराबर होता है। हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बेसिक प्रोबेबिलिटी आप सभी को आती होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें क्या बोल रहा है कि एक बैग है, उसमें 3 ग्रीन मार्बल्स हैं, 4 ब्लू मार्बल्स हैं एंड 2 ऑरेंज मार्बल्स हैं। If a marble is picked at random, what is the probability that an orange marble will not be picked? हमें इस इवेंट की probability निकालनी है कि ऑरेंज मार्बल ना आए। तो probability of not orange कैसे निकालेंगे कि हम नॉट ऑरेंजेस काउंट कर लेंगे कि कितने ऐसे मार्बल्स हैं जो कि नॉट ऑरेंज हैं। तो 3 ग्रीन मार्बल्स हैं और 4 ब्लू मार्बल्स हैं, तो 7 नॉट ऑरेंज मार्बल्स हो गए आपके पास। तो 7 नॉट ऑरेंज मार्बल्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो हैं वो आपके पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन ऑरेंज मार्बल क्या हो गया आपके पास? वो 7/9 हो गया। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज मार्बल पता कर लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज मार्बल आपके पास क्या आ जाएगी कि 2 मार्बल्स आपके पास ऑरेंज हैं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आपके पास 9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन ऑरेंज मार्बल जो आ जाएगी वो 2/9 आएगी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑरेंज मार्बल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि अगर ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है तो ऑरेंज ना आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऑल द प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है, तो अगर ऑरेंज आने की 2/9 है तो ऑरेंज ना आने की 1 - 2/9 होगी। तो इस तरीके से भी आपके पास 7/9 आंसर आ जाएगा। अगर एक प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर x होती है ना, अगर एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी x होती है तो उस इवेंट के अकर ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 - x होती है। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज मार्बल अगर आ रही है 2/9 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑरेंज यानी ऑरेंज ना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - x या फिर 1 - 2/9। तो ये तो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि आपके पास नंबर्स गिवन है बहुत सारे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ द नंबर्स अबव विल बी द एवरेज ऑफ द सेट? बोला आपने जो नंबर सिलेक्ट करना है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो सेट का एवरेज हो। यानी सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि सेट का एवरेज है क्या। तो सेट का एवरेज कैसे निकालेंगे? आप सारे नंबर्स को ऐड कर दें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स कर दें। तो 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 +4 +4 +4 एंड +4। ठीक है, तो ये 16 हो गया, 17 18 19 22 25 27 29 30 अपॉन 10 आप कर दें तो आपके पास एवरेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा कि 3 आ गया आपके पास एवरेज। 30/10 3 हो गया। यानी इस सेट का जो एवरेज है ना वो 3 है। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये आपसे यही पूछ रहा था ना कि सेट का एवरेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी आपसे इन सिंपल वर्ड्स क्या पूछ रहा है? अगर सेट का एवरेज 3 है तो आपसे पूछ रहा है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी हो जाएगी कि आपके पास कितने 3s हैं डेटा में? आपके पास 3 3s हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 3s कितने हैं? 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो हो जाएगी वो 3/10 हो जाएगी। आंसर ऑप्शन डॉग हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वही वाला रूल आ गया कि अगर आपसे बोल रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल अकर इज x/4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इवेंट विल नॉट अकर? तो हमने पढ़ी थी ये बात कि अगर एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी समथिंग है तो उसके इवेंट अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - दैट नंबर।
यानी अगर x/4 इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है तो उस इवेंट के अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस x/4। अगर आप एलसीएम ले लें तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। 4 माइनस x/4 हो जाएगी इस इवेंट के अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? A jar contains only red, blue and green marbles. The probability of picking a red marble is 0.25 and the probability of picking a blue marble is 0.4. What is the probability of picking a green marble? तो अभी हमने ये बात करी थी कि sum of all the probabilities आपके पास 1 होता है, ठीक है। अगर आपके पास red marble की 0.25 है, ग्रीन मार्बल की ब्लू मार्बल की 0.4 है, तो ग्रीन मार्बल की अगर हम x ले लें तो सम क्या बनेगा आपके पास, हमेशा 1 के बराबर होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज आपके पास 1 होता है। तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी x कैसे निकाल लेंगे, 0.25 प्लस 0.4 आपके पास 0.65 हो जाएगा, जो कि 1 से माइनस होने के बाद वहां पे क्या दे देगा, 0.35। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब इसी डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स दैट कुड बी इन द जार। आपसे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जार में क्या हो सकते हैं, और आपने उस टोटल की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर आप देखें, जैसे प्रोबेबिलिटी आती कैसे है कि अगर जैसे ब्लू मार्बल की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ ब्लूज अपॉन टोटल मार्बल्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल। ऐसे ही आएगी ना आपके पास कि आपने नंबर ऑफ ब्लूज काउंट करने अपॉन टोटल मार्बल्स करने इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई। तो अगर नंबर ऑफ या टोटल मार्बल्स अगर मुझे निकालने हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे टोटल मार्बल्स निकालने या टोटल मार्बल्स मुझे गिवन है और मुझे नंबर ऑफ ब्लूज निकालना है, तो नंबर ऑफ ब्लूज मैं कैसे निकाल लूंगा कि अगर मैं टोटल को ब्लू की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम आंसर ऑप्शन से करने की कोशिश करें, आंसर ऑप्शन एप्पल क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो होंगे ना वो 4 होंगे। अब अगर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 4 होते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल जो आपको गिवन है वो कितनी है, 0.4 है, तो अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करें ना 0.4 से तो आपके पास आंसर जो होता है ना वो इंटीजर नहीं आता। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ये कुछ 1.6 हो जाएगा, ये 1.6 आंसर आएगा। और नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कभी 1.6 में नहीं हो सकते, वो तो हमेशा इंटीजर होंगे। इसी तरीके से आपने सारे आंसर ऑप्शंस को वेरीफाई करना, आंसर ऑप्शन एप्पल गलत हो गया। अगर आप आंसर ऑप्शन बॉय को वेरीफाई करें तो आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 जो होता है वो आपके पास कितना हो जाएगा, वो तो आपके पास 2 होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आपके पास 2 होता है और 2 नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स हो सकते हैं। लेकिन 5 को अगर आप 0.25 से मल्टीप्लाई करें, यानी अगर आप रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स निकालने की कोशिश करें, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 आपके पास इंटीजर नहीं आएगा। 5 का 1/4 जो होता है वो 1.25 होता है, यानी इसका मतलब आंसर ऑप्शन बॉय भी गलत हो गया। आंसर ऑप्शन कैट को हम चेक करें तो हम 10 को मल्टीप्लाई बाय अगर 0.4 करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो 4 होता है, ये इंटीजर आ गया। इसी 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.25 से तो ये आंसर आ जाएगा 2.5, ये इंटीजर नहीं होता है, यानी यहाँ पे गलत हो गया आंसर ऑप्शन कैट भी। अगर हम आंसर ऑप्शन डॉग को चेक करें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आपके पास 8 होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.25 यानी 20 का 1/4 आपके पास 5 होता है, और 20 मल्टीप्लाई बाय एक ग्रीन मार्बल की हमने निकाली थी ना 0.35, वो आपके पास कितना होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.35 भी आपके पास इंटीजर होता है, वो 7 होता है, यानी सारे ही इंटीजर आ रहे हैं 20 से। तो यानी 20 जो हो सकता है ना, दैट कुड बी द, इट कुड बी द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार। अगर आप इनको ऐड भी करें 8 + 5 + 7 तो 8 + 5 13 + 7 20 बनता भी है, ठीक है, यानी आप सही कर रहे हैं, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर ऑप्शन डॉग हो जाएगा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम एडवांस प्रोबेबिलिटी की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक 6 साइडेड डाई है आपके पास, ठीक है, 6 साइडेड क्यूब है जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स लिखे हुए होते हैं, whose spaces are numbered from 1 to 6 is rolled twice, उसको 2 मरतबा रोल किया गया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है which of the following statements must be true,
दे आर टोटल, सबसे पहले रोमन नंबर 1 में बोल रहा है दे आर 36 पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो डिनोमिनेटर होता है ना आपके पास प्रोबेबिलिटी का, जैसे पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर आपके पास, या क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास डिनोमिनेटर 9 बन रहा था, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आपके पास 9 थे, वो 9 जो है उसको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं कि टोटल चॉइसेस आपके पास क्या है। ये टोटल चॉइसेस कैसे निकालते हैं कि अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक डाई या मैंने एक डाइस मैंने फेंका है, तो आप पहले ये देखें कि एक डाइस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, 6 नंबर्स आ सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने ये डाइस 3 मरतबा फेंका है, यानी मैंने 3 डिफरेंट डाइसेस फेंके, या मैंने एक ही डाइस को 3 मरतबा फेंका है, तो वो आप उसकी पावर बना दें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, a रेज टू द पावर b, जहां पे a क्या होता है आपके पास, आउटकम्स ऑफ 1 प्रैक्टिकल, और जो b होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स। इस तरीके से आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप एक डाई को 2 मरतबा फेंक रहे हैं, तो अगर एक 6 साइडेड डाई है, उसको जब आपने एक मरतबा फेंका होगा तो आउटकम्स ऑफ 1 प्रैक्टिकल कितना हो जाएगा, मतलब एक मरतबा जब आपने फेंका तो उसके आउटकम्स कितने होंगे, 6। और ये काम आप कितनी मरतबा कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल आप कितनी मरतबा परफॉर्म कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल आप 2 मरतबा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसकी पावर बन जाएगी 2। यानी इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो रोमन नंबर 1 सही कह रहा है, वो 36 होंगे। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई कॉइन है और मैं बोल रहा हूं कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अगर आउटकम्स निकालने हैं तो आप ये देखिए कि कॉइन को जब आप एक मरतबा फेंकेंगे तो उसके 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और ये काम आप कितनी मरतबा कर रहे हैं, आप ये काम 4 मरतबा कर रहे हैं, आपने 2 की पावर 4 बना देनी है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ कॉइन विच इज टॉस्ड 4 टाइम्स विल बी 8। ठीक है, इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं। तो रोमन नंबर 1 तो आपको सही बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। रोमन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 नंबर्स रोल्ड डू नॉट मैच इज 1/2। मतलब आपने जो पहली मरतबा डाई फेंका उस पर एक नंबर आया होगा, फॉर एग्जाम्पल 3 आ गया, दूसरी मरतबा डाई फेंका तो उस पर भी 3 आ गया, तो इसका मतलब नंबर्स मैच कर गए। अब ये करने का तरीका क्या होता है, इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है पॉसिबिलिटी डायग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन तो विदाउट पॉसिबिलिटी डायग्राम भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉसिबिलिटी डायग्राम अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे बहुत आसान करते थे, फिर जरूर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 ये पहली मरतबा फेंकने के चॉइसेस है, और इसी तरीके से आपने हॉरिजॉन्टली लिख देना है 1 2 3 4 5 6 ये दूसरी मरतबा फेंकने के चॉइसेस हैं। अब ये बोल रहा है कि ऐसी हाफ सिचुएशंस होंगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस जितनी भी होंगी उसकी हाफ सिचुएशंस मरतबा नंबर्स मैच हो रहे होंगे। तो आप पहले ये देख लें कि नंबर्स मैच कब कब हो रहे होंगे, जब 1 के साथ 1 आए, जब 2 के साथ 2 आए, जब 3 के साथ 3 आए, जब 4 के साथ 4 आए, या जब आपने पहला डाई फेंका उस पर 5 आए, दूसरे डाई पे भी 5 आ जाए दूसरी मरतबा, या आपने पहला डाई फेंका 6 आए, दूसरी मरतबा फेंका उस पर भी 6 आ जाए। तो टोटल 6 ओकेजन्स पे आपके पास नंबर्स मैच हो रहे होंगे। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कितने ओकेजन्स है आपकी, ये पहले ही आप कैलकुलेट कर चुके हैं 36। अगर आपने नहीं कैलकुलेट किया तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप यहां की नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहां के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दें। यहां पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6, और यहां पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपके पास। उनमें से 6 ओकेजन्स पे नंबर्स मैच हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के नंबर मैच करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/36, यानी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/6। 1/2 नहीं आएगा, रोमन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 1/2 आएगा। रोमन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स रोल्ड इज 5 इज 1/9। बोल रहा है कि आपने जो
दो मर्तबा डाई फेंक के है ना 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6, इनके जो नंबर्स आए ना आपने इस बार उनको ऐड करना है, मैच नहीं करना, ऐड करना है और देखना है कि कितनी मर्तबा 5 आ रहा है। जैसे कि 1 + 1 यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 1 + 2 यहाँ पे भी 5 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 5 नहीं आएगा, यहाँ पे एक मर्तबा 5 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम कब 5 आएगा, 2 + 3 यहाँ पे एक मर्तबा 5 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट मर्तबा 5 कब आएगा, जब 3 + 2 किसी ने किया होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट मर्तबा 5 कब आएगा, जब 4 + 1 यहाँ पे किसी ने किया होगा तो 5 आ जाएगा आपके पास। अब 5 नहीं आ सकता क्योंकि ये itself 5 है, इसको किसी में ऐड होना होगा, यहाँ पे कभी भी 5 नहीं आ पाएगा, यहाँ पे भी कभी भी सम 5 नहीं आ पाएगा। मैं सम निकाल रहा हूँ, जैसे कि 1 + 4 बन गया 5, 2 + 3 बन गया 5, 3 + 2 बन गया 5 एंड 4 प्लस ये वाला 1 आपके पास बन गया 5। तो टोटल 4 ओकेजन्स पे आउट ऑफ 36 ओकेजन्स में आपके पास सम जो बन रहा है वो 5 बन रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ऑफ सम इज 5 कितनी हो गई, वो आपके पास 1/9 हो गई, यानी रोमन नंबर 3 सही कह रहा है। तो आपके पास कौन सा आंसर हो गया, आंसर ऑप्शन डॉग हो गया। इसी तरीके से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि इफ द लेटर्स LOGIC आर रैंडमली अरेंज्ड टू फॉर्म अ 5 लेटर वर्ड, इसके पास ये 5 लेटर्स हैं LOGIC जो कि लॉजिक साउंड करते हैं, ठीक है, इनको इसने रैंडमली अरेंज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट विल बी द वर्ड लॉजिक, यानी ये बोल रहा है कि जब मैं इनको रैंडमली अरेंज करूंगा, मतलब मैं रैंडमली कैसे अरेंज करूँ, तो मैं LOGIC लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, मैं CLOGI और CLOGI भी लिख सकता हूं, या ऐसे बहुत सारे वर्ड्स में लिख सकता हूं। उसमें से कोई एक वर्ड जो होगा ना वो लॉजिक बन रहा होगा, मतलब वो इस ऑर्डर में होगा कि L पहले होगा, वो बाद में होगा, फिर G होगा, फिर I होगा, फिर C होगा। तो एक वर्ड लॉजिक साउंड कर रहा होगा। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, क्योंकि ये 5 लेटर्स हैं, ये 5 लेटर्स कितने वर्ड्स बना सकते हैं, हमने पहले ही पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये 5 लेटर्स मिलके आपके पास 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बना सकते हैं, यानी 1/5 फैक्टोरियल कितना हो गया, यानी 1/120 हो जाएगी लॉजिक अपेयर होने की प्रोबेबिलिटी। लॉजिक LOGIC इस ऑर्डर में एक मर्तबा आ सकता है। आउट ऑफ टोटल नंबर कितने वर्ड्स होंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 120 वर्ड्स होंगे, उनमें से एक वर्ड लॉजिक बन रहा होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉजिक क्या हो जाएगी 1/120। तो इसमें हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की टेक्निक यूज कर ली। इसी तरीके से हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है कि आपके पास एक स्पिनर है और इस स्पिनर को ये बोल रहा है द सर्कल अबव इज डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शंस ऑफ इक्वल एरिया। फिर बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल लैंड ऑन एन इवन नंबर्ड रीजन इन ईच ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव स्पिन्स। किसी ने इस स्पिनर को 2 मरतबा घुमाया, तो आप ये देखें कि पहली मरतबा घुमाने पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास कितने इवन नंबर्स हैं। इसने बोला ना इवन नंबर्ड रीजन पे लैंड करें, तो आपके पास कितने इवन नंबर्स हैं 1 2 एंड 3, 3 इवन नंबर्स हैं आउट ऑफ टोटल 8 नंबर्स। तो पहली मरतबा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। एंड ये तो फर्स्ट टाइम है, एंड सेकेंड टाइम घुमा रहे हैं ना, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो एंड सेकेंड टाइम घुमा रहे हैं, तो सेकेंड टाइम घुमाने पे भी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, वो भी 3/8 होगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या, अगर 3 मरतबा घुमा रहा होता इवन नंबर की पूछा तो मैं वापस एक और 3/8 मल्टीप्लाई कर देता। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3 × 3 9, 9/64 हो गई। ये आपके पास आंसर हो गया इसका। थोड़ी सी इसमें अलजेब्रिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है कि इफ आपके पास एक सेट दिया हुआ है सेट ए, उसमें -2 -1 0 1 और 2 तक के नंबर्स हैं। आपको बोल रहा है इफ एक्स रिप्रेजेंट्स अ नंबर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम सेट ए अबव, मतलब जो सेट ए में जो नंबर्स हैं उसको एक्स बोल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन
2। तो आपने देखना है कि कितने नंबर्स का स्क्वायर लेस देन 2 आ रहा। -2 का स्क्वायर 4 होता है, वो लेस देन 2 नहीं होता। -1 का स्क्वायर 1 होता है, वो लेस देन 2 होता है। यानी एक नंबर तो -1 हो गया जिसका स्क्वायर लेस देन 2 आएगा। दूसरा नंबर कौन सा हो गया? 0 का स्क्वायर लेस देन 2 होता है, तो दूसरा नंबर 0 हो गया। 1 जो नेक्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर भी लेस देन 2 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो वो भी लेस देन 2 हो गया। आपके पास 3 नंबर्स हो गए। अब 2 स्क्वायर जो फाइनल नंबर है उसका स्क्वायर अगेन 4 होता है, तो उसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसे 3 नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 2 होता है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी हो जाएगी? 3/5। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको हम फिर से पॉसिबिलिटी डायग्राम से कर लेते हैं। आपके पास दो सेट गिवन है। अ नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम सेट ए अबव एंड देन अ सेकंड नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम सेट बी। What is the probability that the product of the two numbers selected will be less than 9? तो आपने एक सेट यूं लिख लेना, ये सेट ए लिख रहा हूं मैं 1 2 3, और फिर मैं एक सेट बी लिख रहा हूं जो कि है 1 4 एंड 9। इस बार आपने सम नहीं निकालना है, इस बार आपने प्रोडक्ट निकालना है। और बोल रहा है प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? लेस देन 9 बनना चाहिए। तो कब कब लेस देन 9 बन रहा है? 1 इंटू 1 होता है, लेस देन 9 नहीं होता। 1 इंटू 2 होता है, लेस देन 9 नहीं होता। 1 इंटू 3 होता है, लेस देन 9 नहीं होता। 4 इंटू 1 4 हो गया, ये भी नहीं होगा। 4 इंटू 2 8, अच्छा सॉरी हमें लेस देन 9 देखना है ना। तो 1 इंटू 1 लेस देन 9, 1 इंटू 2 होता है, अगेन लेस देन 9, 1 इंटू 3 होता है, अगेन लेस देन 9। 4 इंटू 1 आपके पास क्या होता है? 4 होता है, अगेन लेस देन 9। 4 इंटू 2 आपके पास 8 होता है, जो कि अगेन लेस देन 9 है। 4 इंटू 3 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो 12 बनता है। 9 इंटू 1 9 होता है, लेस देन 9 नहीं होता। 9 2 से 18, 9 3 से 27, बाकी और कोई केस काउंट नहीं हो सकता। तो आपके पास टोटल कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 केसेस। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? कि अगर आप ऐसे निकाल लें जैसे हमने पहले सीखा था कि यहाँ पे कितने केसेस एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 9। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, वो आपके पास 9 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन 9 कितनी आ जाएगी? वो आपके पास 5/9 आ जाएगी। अच्छा जी, थोड़ी सी हम डायग्राम प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 में क्या है कि इन द accompanying diagram points A, B, C and D are the centers of 4 circles that each have a radius length of 1. The circles are tangent at the points shown. ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को ले लेते हैं। ये आपके पास डायग्राम है। इसमें बता रहा है कि एक सर्कल बना, एक स्क्वायर बना हुआ है। पॉइंट्स ए बी एंड सी एंड डी आर द सेंटर्स ऑफ 4 सर्कल्स दैट ईच हैव अ रेडियस ऑफ लेंथ 1। ए बी सी एंड डी ये सेंटर्स ऑफ ईच सर्कल है और सबकी रेडियस की लेंथ कितनी है? आपके पास 1 है। द सर्कल्स आर टेंजेंट्स एट द पॉइंट शोन इफ अ पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। एक इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी में से एक क्या कहते हैं, ये पॉइंट सेलेक्ट किया जा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट विल बी चूजन फ्रॉम द शेडेड रीजन। अब इसमें शेडेड रीजन प्रिंट नहीं हुआ, मेरे ख्याल से शेडेड रीजन ये होगा इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शेडेड रीजन ये है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड रीजन कैसे आती है, उसका फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा। प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड रीजन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन टोटल एरिया। तो टोटल एरिया इस सिनेरियो में स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन ने बोला है कि हम स्क्वायर के अंदर से एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो स्क्वायर के अंदर ये स्क्वायर जो हो जाएगा ना, ये आपके पास टोटल एरिया हो जाएगा और ये जो शेडेड रीजन है ना, ये एरिया न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास। तो पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि ये वाली लेंथ रेडियस 1 है, तो ये लेंथ 1 हो गई और ये भी लेंथ 1 हो गई। ये इंटायर लेंथ आपके पास 2 हो गई। देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा?
2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हो गया। अब अगर एरिया ऑफ द स्क्वायर में से मैं ये क्वार्टर सर्कल और ये क्वार्टर सर्कल और ये क्वार्टर सर्कल और ये क्वार्टर सर्कल माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब क्वार्टर सर्कल्स को माइनस कैसे करना, अगर आपके पास 4 क्वार्टर सर्कल्स हैं तो वो 4 क्वार्टर सर्कल्स मिलके एक सर्कल बन गए ना आपके पास। तो आप क्या करें, आप बजाय 4 क्वार्टर सर्कल्स का एरिया अलग अलग निकालने के बजाय आप एक सर्कल का एरिया निकाल लें। और एक सर्कल कितना है उसने बताया हुआ क्वेश्चन में, सर्कल का रेडियस 1 है, देयरफॉर एक सर्कल का जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई टाइम्स 1 का स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ 1 सर्कल कितना आ जाएगा, पाई। ठीक है, अब आपने इस फॉर्मूले में इनपुट कर देना है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपके पास कितना हो गया कि अगर स्क्वायर का एरिया 4 है उसमें से आप एक सर्कल का एरिया माइनस कर दें, यानी 4 माइनस में से माइनस कर दें पाए, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। अपॉन टोटल एरिया स्क्वायर का एरिया होगा, इस केस में वो कितना है आपके पास, वो 4 है। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो 4 माइनस पाए अपॉन 4 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लें, आंसर ऑप्शन पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक हुआ है, 4 अपॉन 4 1 हो गया, माइनस पाए अपॉन 4, तो 1 माइनस पाए अपॉन 4 आंसर हो गया, आंसर ऑप्शन एप्पल। ठीक है भाई, तो ये आपके पास डायग्राम प्रोबेबिलिटी हो गई कि शेडेड रीजन की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं। अच्छा जी, तो इसी चीज को आगे यूज करते हुए हम चलते हैं, हम थोड़े से और डाइसेस के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि 2 dice are rolled once, the probability of obtaining an event in which one is obtained on one die and the other is a multiple of 2 is what। तो फिर से 2 डाइस की बात हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये बोल रहा है कि किसी एक डाई पे ना 1 जरूर आना चाहिए, इन विच 1 वर्ड्स में लिखा हुआ है, ONE 1 वर्ड्स में लिखा हुआ है, इन विच 1 इज ऑब्टेन्ड ऑन 1 डाई एंड द अदर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मतलब किसी एक डाई पे 1 आना चाहिए और दूसरे डाई पे आपके पास जो आना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल इस डाई पे 1 आ रहा है तो दूसरे डाई पे मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए, यानी ये 2 और 1 एक कोऑर्डिनेट बन गया आपके पास, एक पॉइंट ये हो गया। एक 4 और 1 या 1 और 4 एक पॉइंट ये हो गया, क्योंकि ये 4 ये 2 का मल्टीपल होता है। एक 1 और 6 आपके पास एक और पॉइंट ही हो गया। इसी तरीके से अब आप ये वाले 1 को देख लें, तो ये वाले 1 में एक 1 के साथ ये वाला 2 और इसी 1 के साथ एक ये वाला 4 और एक इसी 1 के साथ एक वाला 6। 1 आना जरूरी है, इसलिए मैं 1 को अपनी बेस बना रहा हूं। ठीक है, तो आउट कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 केसेस हो गए आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहां के नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, यहां के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 6 हैं, तो 6 टाइम्स 6 आपके पास 36 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 है, और 6 अपॉन 36 आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 6। तो इसका आंसर कैट हो जाएगा। अच्छा जी, थोड़े से कॉइन वाले क्वेश्चंस भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लें, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आगे जाके इस चीज को हम यूज कर लेंगे। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड इज। तो कॉइन जब टॉस होता है तो या तो हेड आता है या टेल आता है, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं कॉइन के। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने हेड्स आ सकते हैं, एक हेड आ सकते हैं एक मरतबा टॉस करने पे, तो 1 अपॉन 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है, और 1 अपॉन 2 आपके पास टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि अ कॉइन, एक कॉइन को ही टॉस कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड एंड अ टेल। देखिए एंड का मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है कि एक मर्तबा टॉस मैंने किया है, एक मर्तबा टॉस करने पे जो कॉइन पे जो फेस आया हो ना, वो हेड भी हो और वो टेल भी हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो फेस हेड आता है या तो फेस टेल आता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर ये बोलता ना द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड और अ टेल, और का वर्ड यूज किया होता,
तो मैं बोलता कि या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, उसको हम काउंट कर लेंगे, तो उसकी प्रॉबिलिटी 1 आ जाती, क्योंकि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकते हैं, इसके अलावा तो कोई और नहीं आ सकता ना। लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड एंड अ टेल। एक मर्तबा टॉस करने पे ऐसा नहीं हो सकता कि जो फेस लैंड कर रहा हो, जो फेस आपके पास ऊपर आ रहा हो, वो हेड भी हो और वो टेल भी हो। वो या तो हेड होगा या टेल होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपके पास 0 हो जाएगा। ये जो होता है ना, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ऐसे इवेंट्स जो कि साथ नहीं हो सकते, जैसे कि दिन और रात साथ नहीं हो सकते, जैसे कि हेड और टेल आपके पास साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये ऐसे इवेंट्स जो होते हैं ना, इनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना कभी साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आगे जाके थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आगे कोई क्वेश्चन इस तरीके का आया तो। अच्छा जी, थोड़ा सा और देखते हैं। 3 कॉइन्स कर लेते हैं इसको, 2 कॉइन्स, तो चलो 2 कॉइन्स पहले देख लेते हैं। कौन सा देखें? क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पहले 32 देख लेते हैं, फिर 33 देखते हैं। क्वेश्चन 32 में क्या बोल रहा है? 2 coins are tossed together once. The probability of obtaining 2 heads. इस बार इसने 2 कॉइन टॉस किया, तो हो सकता है पहले कॉइन, इसको पहले वर्ड्स में लिख लेना चाहिए। आपको 2 हेड्स चाहिए ना, यानी आपको पहले कॉइन पे हेड चाहिए और आपको दूसरे कॉइन पे भी हेड चाहिए। इसको पहले वर्ड्स में लिख लिया करो, उसके बाद सॉल्व कर लिया करो। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। वापस हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? वो भी 1/2। तो ये आपके पास क्या हो गई? 1/4 हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हेड्स, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है? 2 coins are tossed together once, the probability of obtaining less than 2 heads. लेस देन 2 हेड्स का क्या मतलब होता है? कि आपने 2 कॉइन टॉस किए, या तो 0 हेड्स आ जाए। 0 हेड्स का मतलब क्या है? कि दोनों कॉइन्स पे टेल आ रहे हो, या एक हेड आए। लेस देन 2 हेड्स बोला है ना, तो एक हेड आए तो दूसरे कॉइन पे टेल आ रहा होगा, ये बात बोल रहा है ना आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है? टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हेड टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है तो दोनों कॉइन्स पे टेल आ जाए, या तो एक कॉइन पे हेड है और दूसरे कॉइन पे टेल है। हम 2 हेड्स की पॉसिबिलिटीज को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लेस देन 2 हेड्स। तो ये आपके पास क्या हो गया? कैसे निकालेंगे? टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, वापस टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगेन हाफ होती है, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी फिर से आपके पास हाफ होती है। तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4। ना 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया? 2/4, जो कि बन गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लेस देन 2 हेड्स जो हो गया ना, वो आपके पास कितना हो गया? वो 1/2 हो गया। अच्छा जी, और देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम मिस कर गए, ठीक है। एक चीज़ क्वेश्चन नंबर 33 में हम मिस कर गए। वो चीज़ ये है कि ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, जैसे मैं भी भूल गया, तो आपने इसको भूलना नहीं है। ज़रूरी नहीं तो नहीं है ना कि हेड और टेल आए, हो सकता है पहले कॉइन पे टेल आ जाए, दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए। तो बार बार सॉल्व करने से अच्छा ये है कि आप इस वर्ड को देखें कि ये वर्ड अपने आप को कितने वेज में अरेंज कर सकता है। ये वर्ड अपने आप को 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, यानी आपने हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आपने क्या करना है? इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई जरूर कर देना, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये वर्ड अपने आप को अरेंज नहीं कर सकते ना, ये दोनों टेल टेल है। अगर आप इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 फैक्टोरियल रिपीटिशन का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, तो इससे अच्छा आप ना ही करें। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, 1/2 इंटू 1/2 ये अगेन 1/4 हो गया, एंड 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 आपके पास 1/2 हो गया। 1/4 प्लस 1/2 3/4 आंसर हो गया आपके पास एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। इस तरीके को थोड़ा सा और आगे भी हम यूज करेंगे, जिसके लिए थोड़ा सा ना हम प्रैक्टिस करते हैं अभी इसकी, कि हम काउंटिंग टेक्निक्स को कैसे यूज करते हैं इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। अच्छा, इसके क्वेश्चन नंबर 33 में
आप एक काम ये भी कर सकते थे कि अगर आपको बोला है लेस देन 2 हेड्स निकालने को, तो लेस देन 2 हेड्स का क्या मतलब हो गया, या तो 0 हेड्स या 1 हेड। तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो 0 हेड्स आए, या 1 हेड आए तो एक टेल आ रहा हो, या तो 2 हेड्स आ जाएं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो अगर हमसे इसने बोला है कि लेस देन 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालें, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, यानी 1/2 इंटू 1/2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/4। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दूं ना, तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा ना, ये आंसर किस चीज को, ये चीज 1 से माइनस करने का मतलब क्या होगा, 1 माइनस 1/4 करने का क्या मतलब हो गया कि मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक है, नॉट का वर्ड आ जाता है ना, ऑफ एन इवेंट अकरिंग की है तो नॉट अकरिंग की है, ये मतलब 2 हेड्स ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और 2 हेड्स ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि या तो एक हेड या तो 0 हेड्स, यानी 1 माइनस 1/4 जो हम करेंगे ना, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है 3/4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लेस देन 2 हेड्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, इसका मतलब ये हो गया 3/4। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको समझ आ रहा हो आप उस तरीके से कर लें। इसी तरीके से हम क्वेश्चन 38 देखते हैं। क्वेश्चन 38 आप देखें, इसमें 3 कॉइन्स आ गए आपके पास। तो क्वेश्चन 38 में हम क्या करेंगे, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लेस देन 3 टेल्स। तो लेस देन 3 टेल्स का क्या मतलब हो गया, या तो 0 टेल्स तो सारे हेड्स होंगे, या तो 1 टेल तो बाकी 2 क्या होंगे आपके पास, हेड्स होंगे, या तो 2 टेल्स तो बाकी एक क्या होगा आपके पास, हेड होगा। 3 टेल्स की मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे लेस देन 3 टेल्स निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स कैसे निकालूंगा, टेल टेल टेल, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स मेरे पास आ गया, कितना आ गया, ये 1/8। अगर इसको मैं 1 से माइनस कर दूं ना, तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी नॉट एग्जैक्टली 3 टेल्स, जिसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लेस देन 3 टेल्स, यानी 1 माइनस 1/8 क्या हो गया आपके पास, ये जो 7/8 आ रहा है ना, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है। एक चीज तो ये हो गई। तो हमने थोड़े से कॉइन्स वाले क्वेश्चंस देख लिए इसमें। अच्छा, इसी को ना थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम एक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 60 6060। तो क्वेश्चन 60 में क्या है कि आपको बता रहा है अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, एक ग्रुप में 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। 3 persons are selected at random. Find the probability that all 3 selected are boys. तो बॉयज का मतलब क्या है, हम पहले इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं कि 3 बॉयज आपने सेलेक्ट करने, सारे के सारे क्या हों, बॉयज हों। तो अब आप देखें कि पहले मैंने वर्ड्स में लिख लिया, इसको लेटर्स में लिख लिया। पहला बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके पास कितने बॉयज थे, 4 बॉयज थे, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल 7 है। तो पहला बॉय आने की प्रोबेबिलिटी 4/7 है। दूसरा बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि एक बॉय ग्रुप से बाहर आ चुका है, तो अब नंबर ऑफ बॉयज 4 नहीं रह गए होंगे ग्रुप में, अब नंबर ऑफ बॉयज 3 रह गए होंगे, और टोटल नंबर ऑफ पीपल भी 7 नहीं रहे होंगे, क्योंकि एक बॉय को तो आपने निकाल दिया ना ग्रुप से, एक बॉय की प्रोबेबिलिटी आपने इनकाउंटर कर ली है, तो अब टोटल नंबर ऑफ पीपल 6 रह गए होंगे। वापस थर्ड बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज 2 रह गए होंगे और टोटल नंबर ऑफ पीपल आपके पास 5 रह गए होंगे। तो ये आपके पास आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 बॉयज। आप कैंसिलेशन कर लें, यानी 3 1s और 3 2s, एंड 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 4/35 आंसर आ जाएगा आपके पास। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 60। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 61 देखें जरा। तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है,
कि 4 persons are chosen at random from a group containing 3 men, 2 women and 4 children. तो आपने 4 लोगों को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 3 men, 2 women and 4 children. और किस तरीके से सिलेक्ट करना है? What is the chance that exactly 2 of them will be children? बोला 4 लोगों में से कोई से भी 2 लोग जो हो वो चिल्ड्रन हो, और बाकी जो 2 लोग हो वो क्या होने चाहिए? वो नॉट चिल्ड्रन होने चाहिए. समझ आ रही है बात? इन आसान अल्फाज में वो क्या होने चाहिए? अगर उसने बोला एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, तो बाकी दोनों को क्या होना पड़ेगा? वो नॉट चिल्ड्रन होना पड़ेगा. तो अब आप देखें कि पहला चाइल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि कितने चिल्ड्रन है आपके पास? आपके पास 4 चिल्ड्रन है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल 4 5 6 7 8 9 पीपल हैं. तो 4/9 हो गई पहला चाइल्ड आने की प्रोबेबिलिटी. दूसरा चाइल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि अब एक चाइल्ड बाहर आ चुका है ग्रुप से, तो अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने रह गए होंगे? 3 रह गए होंगे. आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल आपके पास 8 रह गए होंगे. तो दूसरा चाइल्ड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है. अब आपने नॉट चाइल्ड को सिलेक्ट करना है. तो नॉट चाइल्ड मतलब मेन एंड वुमेन दोनों मिला के. तो नॉट चाइल्ड आपके पास अभी भी ग्रुप में कितने हैं? 3 मेन है और 2 वुमेन है, यानी 5 नॉट चाइल्ड हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल. क्योंकि 2 चाइल्ड निकल चुके हैं तो टोटल नंबर ऑफ पीपल 7 हो गए होंगे. डिनोमिनेटर तो आपके पास कम हो गई. फिर वापस से नॉट चाइल्ड आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. तो नॉट चाइल्ड वापस आने का क्या हो जाएगा कि आपके पास नॉट चाइल्ड 5 लोग थे, तो एक नॉट चाइल्ड आ चुके हैं, तो अब नॉट चाइल्ड कितने रह गए? 4 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल आपके पास रह गए होंगे 6. लेकिन ये तो हो गई सिंपल सी बात. लेकिन हमने इस चीज में एक चीज को नहीं देखा कि हो सकता है ये सी बार पहले आ जाए और सी बाद में आए, और ये सी पहले आ जाए, मतलब ये कहीं इनका ऑर्डर कुछ अलग हो. तो आप सिर्फ ये देखें कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड अपने आप को कितने वेज में अरेंज कर सकता है? इस वर्ड में 4 लेटर्स हैं, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, सी और सी रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सी बार्स भी 2 मरतबा रिपीट हो रहा है. यानी जो आपका आंसर आ जाए ना फाइनल, आपने उस आंसर को क्या करना है? आपने 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई जरूर करना है, वरना गलत हो जाएगा. ठीक है? हम बार बार सिचुएशंस बनाने से अच्छा है हम इस फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बार में आंसर आ जाएगा, हमें बहुत सारी सिचुएशंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आप कैंसिलेशन कर लें. 4 1s 4 हो गया, एंड 4 2s 8 हो गया, एंड 2 1s 2 हो गया, एंड 2 2s 4 हो गया. 2 1s 2 एंड 2 3s 6. ये 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया. आपके पास क्या क्या बच गया? एक 5 बच गया न्यूमरेटर में, और नीचे क्या बच गया? 7 इंटू 9 बच गया, और 4 फैक्टोरियल ये भी बच गया. तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 24 होता है, अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इंटू 2 फैक्टोरियल अगेन 2 होता है. ठीक है? तो आपने फिर से कैंसिलेशन कर लेनी है. 2 1s 2, 2 12s 24, 2 1s 2, 2 6s 12, एंड 6 5s आपके पास 30 हो जाएगा. ये आप मजीद कैलकुलेशन करें, 6 5s 30, और 7 इंटू 9 जो हो जाएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा? वो 45 हो जाएगा. तो आपके पास 30/45 बन गया. अब आप कैंसिलेशन कर लें मजीद, 3 के टेबल से आप कैंसिलेशन कर लें, तो 3 10s होता है, और सॉरी 7 9s 63 होता है, और 3 कितने सा होता है? 3 21s 63 होता है. तो आपके पास जो प्रॉबिलिटी आ गई वो कितनी आ गई? 10/21. ये प्रॉबिलिटी किसकी है? ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन आउट ऑफ 4 पीपल. ठीक है? तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी और काउंटिंग टेक्निक्स को हम प्रोबेबिलिटी में यूज कर सकते हैं. अच्छा, फिर आपको कार्ड्स के बारे में पता होने चाहिए. जो कार्ड्स होते हैं आपके पास, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उनके बारे में आपको पता होने चाहिए. प्लेइंग कार्ड्स में ना आपके पास 4 कैटेगरीज होती हैं. एक कैटेगरी होती है आपके पास क्लब्स की, एक कैटेगरी होती है आपके पास स्पेड्स की, एक कैटेगरी होती है आपके पास हार्ट्स की, और एक कैटेगरी होती है आपके पास डायमंड्स की. ये 4 कैटेगरीज होती हैं, और हर कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होता है ना वो 13 कार्ड्स होते हैं. रेगुलर पैक की बात कर रहा हूं मैं. 13 कार्ड्स होते हैं हर कैटेगरी में, और हर कैटेगरी में एक आपके पास किंग होता है, एक क्वीन होती है,
एक जैक होता है, एक एस होता है जिसको हम 1 बोलते हैं, और 2 से लेके आपके पास 9 तक के नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हर कैटेगरी में यही होता है। यानी टोटल नंबर ऑफ किंग्स पूरे पैक में कितने हो गए? टोटल 4 किंग्स हो गए, एक क्लब का, एक स्पेड्स का, एक हार्ट्स का, एक डायमंड्स का। टोटल क्वींस 4 हो गई, टोटल जैक्स 4 हो गए, टोटल एसेस 4 हो गए, टोटल 2s 4 हो गए, टोटल 3s 4 हो गए, टोटल 4s 4 हो गए, एंड सो ऑन। मिलके ये 13 टाइम्स 4 आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाते हैं। वो कितने हो जाते हैं? वो 52 कार्ड्स होते हैं। हम इसका भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर अगर हम 64 करें, क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोल रहा है कि one card is selected at random from a well shuffled deck of 52 cards। ये बात हमें भी पता है। Find the probability that the card is a 7 or a club। मतलब वो 7 हो कि क्लब हो, काम चल जाएगा। मतलब क्लब कार्ड्स तो आपके पास 13 होता है, फिर एक 7 यहां का, एक 7 यहां का, एक 7 यहां का। मतलब 7 की डबल काउंटिंग नहीं कर लेनी है आपने, इसके 7 को वापस से नहीं काउंट करने, क्योंकि अगर आपने इसको 13 काउंट कर लिया है, 13 कार्ड्स 13 क्लब्स को काउंट कर लिया है, तो 7 को आपने वापस से नहीं काउंट करना। आपने एक स्पेड को, एक स्पेड के 7 को काउंट करना है, एक हार्ट्स के 7 को काउंट करना है, एक डायमंड के 7 को काउंट करना है। यानी टोटल 13 कार्ड्स ये हो गए, 14, 15, 16, यानी टोटल 16 कार्ड्स की बात हो रही है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आपके पास? 16/52 हो जाएगा। ये आप 4 के टेबल से काट लें, 4 4s एंड 4 13s है, तो 4/13 आंसर हो जाएगा आपके पास। इस तरीके से होगा। इसी तरीके से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। क्वेश्चन 69 में क्या बोल रहा है? टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। इस बार 2 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक कार्ड जब आपने सेलेक्ट कर लिया है ना, तो वो ग्रुप से बाहर आ गया, अब आपने उसको वापस पैक में नहीं डालना। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज अ किंग एंड सेकेंड इज नॉट अ किंग इज व्हाट? तो पहले आप लिख लें इसको वर्ड्स में कि पहला कार्ड किंग है और सेकेंड कार्ड क्या है? नॉट अ किंग है। तो पहले आप ये देखें कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कि टोटल 4 किंग्स होते हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स, तो 4/52 हो गई आपके पास किंग आने की प्रोबेबिलिटी। फिर आप देखें एक किंग आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने नॉट किंग आने देखने कि अगर आपके पास 4 किंग्स होते हैं तो नॉट किंग्स कितने होते होंगे? 48 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अभी आपके पास कितने बच गए होंगे? 51, क्योंकि एक किंग आपने ग्रुप से बाहर निकाल लिया। अब ये भी 2 डिफरेंट लेटर्स हैं, लेकिन इस बार मैं इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी है दैट द फर्स्ट हैज टू बी अ किंग एंड द सेकेंड हैज टू बी नॉट अ किंग। मतलब के बार और के नहीं हो सकते, के और के बार ही होना पड़ेगा। मतलब पहला के होना पड़ेगा, दूसरा के बार होना पड़ेगा। इसलिए मैं 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं इसी को सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, तो अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 4 1s हो जाएगा एंड 4 13s होता है। फिर कितना होता है? 3 के टेबल में 48 आता है, 3 16s होता है और 3 17s होता है। तो 1 इंटू 16 न्यूमरेटर में आपके पास 16 आ गया, एंड 17 टाइम्स 13 आप कर लें, 17 10s 170 होता है, एंड 17 3s आपके पास 51 होता है। तो ये हो गया 17 13s जो हो गया, ये आपके पास 221 हो गया। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16/221, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपके पास नन ऑफ दीज हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये तो हो गई थोड़ी कार्ड्स के बारे में। फिर हम ज़रा प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ लेते हैं, थोड़ी एल्जेब्रिक प्रोबेबिलिटीज़ देख लेते हैं। हमें ये आती तो नहीं है वैसे, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला होता है इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आती है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को जब आप मल्टीप्लाई कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी से। ठीक है, ये फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के फॉर्मूलाज बता रहा हूं मैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब होता है? जैसे कि अभी आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 61 में या 62 में जब हम एक न्यू बंदे को सिलेक्ट कर रहे थे ना, तो डिनोमिनेटर को कम कर रहे थे, मतलब पहले वाले को देख रहे थे कि पहला वाला कौन सिलेक्ट हो गया है, उसके हिसाब से दूसरे वाले का डिनोमिनेटर बार बार कम कर रहे थे। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स होता है, जिसमें हम आगे आने वाला जो नंबर होता है वो पिछले वाले नंबर पे डिपेंड कर रहा होता है, उसको देख के आगे वाला नंबर और होता है, वो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि कॉइन को आपने टॉस किया, आप देख रहे थे कॉइन को जब हम टॉस कर रहे थे बार बार 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कर रहे थे, 1/2 के आगे इंटू 1/1 नहीं कर रहे थे हम। कॉइन्स जो होता है ना वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। और जो अभी हमने क्वेश्चन 60 और 61 में जो एग्जांपल्स देखी थी इसमें डिनोमिनेटर कम हो रहा था, वो आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, उसमें आगे आने वाला नंबर पीछे आने वाले नंबर पे डिपेंड कर रहा होता है, उसको देखते हुए आगे आने वाला नंबर आ रहा होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की सबसे परफेक्ट एग्जांपल कॉइन्स होती है कि अगर आप मैं बोलूं हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालें, आप हेड एंड टेल की, तो आपने 1/2 लिखना है और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, आप 1/2 इंटू 1/1 नहीं करते। तो ये जो होते हैं ना कॉइन्स वाले, ये आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, डिपेंड नहीं कर रहे होते, आगे आने वाला नंबर पिछले वाले नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। तो ये मतलब होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स का। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में दो इवेंट्स के साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि दो इवेंट्स साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या आती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे कि क्या अगर मैं कहूं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सनशाइन भी हो और बारिश भी हो, तो आपने क्या करनी है, बारिश की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सनशाइन की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना, आपको पता चल जाएगा कि सनशाइन और बारिश साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसी तरीके से हमारे पास एक होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है? उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका एक दो क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 47 देखें, हम क्वेश्चन नंबर 47 देखें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 47 में क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट रेहान विल बी एबल टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम इज 1/5, दैट सुहेब विल बी एबल टू सॉल्व इज 1/4। इफ बोथ बॉयज वर्क सेपरेटली ऑन द प्रॉब्लम, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल सॉल्व इट इज व्हाट? यानी रेहान भी सॉल्व कर ले और दूसरा बंदे का नाम क्या है, सुहेब भी सॉल्व कर ले। ठीक है, तो अगर रेहान की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर रहा हूं, जो कि आप करते रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। 1/5 रेहान के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है और 1/4 जो है वो सुहेब के सॉल्व कर लेने की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी दैट रेहान विल ऑल्सो सॉल्व एंड सुहेल विल ऑल्सो सॉल्व कितनी हो जाएगी? 1/20। अगर क्वेश्चन ने ये बोला होता कि रेहान सॉल्व कर ले पर सुहेल सॉल्व ना करे, ठीक है, तब हम क्या करते कि रेहान के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है और सुहेल के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, तो सुहेल के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/5। तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते, उस केस में आपके पास आंसर क्या आ जाता? 4 1 4, 4/25 आंसर आ जाता। अगर बोलता कि रेहान भी सॉल्व ना कर पाए और सुहेल भी सॉल्व ना कर पाए, यानी इसका मतलब होता कि रेहान भी सॉल्व ना कर पाए और सुहेल भी सॉल्व ना कर पाए, तो रेहान के सॉल्व करने की 1/5 थी, तो ना सॉल्व करने की 4/5 होगी। सुहेल के सॉल्व करने की 1/4 थी, तो ना सॉल्व करने की कितनी होगी? 3/4 होगी, रिमेनिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो 4 3 आपके 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3/5 आंसर आ गया कि दोनों ही सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। एक क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन 52 में क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने को बोल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्वेश्चन नंबर 52 में कैसे आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे आ जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको कितनी गिवन है? हाफ। प्रोबेबिलिटी आपको बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी गिवन है? 1/4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसने क्लियरली बता दिया वो कितनी है? 1/8 है। तो अब इसको सॉल्व कर लें।
1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8, तो एलसीएम आपके पास 8 आ जाएगा। ये 2 को 8 बनने के लिए 4 चाहिए, ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ये 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 - 1 जो आपके पास हो गया, ये आंसर क्या आ गया 5/8। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो गई। क्वेश्चन नंबर 53 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और बाहर एक ऊपर ना एक बार लगा हुआ है, ए यूनियन बी होल बार, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है नॉट ए यूनियन बी। तो आपने क्या करना है, पहले आपने ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, जो कि कितनी आ जाएगी 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/9, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/3 प्लस 1/3 2/3 हो गया। एलसीएम ले लेंगे आप, तो 3 को 9 बनने के लिए चाहिए 6, 6 - 1 ये 5/9 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो आ गई ना वो 5/9 हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है नॉट ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल बार कितनी हो जाएगी आपके पास, ये कितनी हो जाएगी, ये इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो इवेंट के अकर ना होने की क्या होगी 1 - 5/9 या रिमेनिंग फ्रैक्शन, तो वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास 4/9 हो जाएगा। 5/9 का रिमेनिंग फ्रैक्शन डायरेक्टली भी लिख सकते थे 4/9, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास, तो ये आपके पास बेसिक प्रोबेबिलिटीज हो गई। इनको आपने क्या करना है, आपने इनको अटेम्प्ट करना है, और फिर जो भी क्वेरीज होंगी ना वो हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कुछ मुश्किल क्वेश्चन शायद मैंने छुड़वा दिए हो ताकि आप लोग मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग की प्रैक्टिस होगी। अगर नहीं हो पाएंगे तो आपने परेशान नहीं होना, हम इंशाल्लाह हर क्वेश्चन क्लास में क्वेरीज में डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम इसके भी पास पेपर से क्वेश्चंस देख लेंगे। थैंक यू।